ठीक है। फ्लाइज, फॉर्माइट्स और फिंगर से ये स्प्रेड होता है। तो ये फिगर देखें, इसमें हमारे पास दिखाया गया है म्यूकोपेरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। तो हमें रेडनेस ऑफ द आई नज़र आ रही है और म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज, जो सारे साइंस हमने देखे वो इसमें विजिबल हैं। अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे? तो इस कंडीशन को क्लिनिकली ही डायग्नोस किया जाता है। लैब इन्वेस्टिगेशन इतना ज़्यादा रूटीनली नहीं की जाती इसमें। ट्रीट कैसे करना है? पेशेंट आया है तो उसको हमें कंजक्टिवा की इरीगेशन करनी होगी, यानी सारा ये जो डिस्चार्ज है इसको हमें रिमूव करना होगा कंजक्टिवा से। इसके अलावा नंबर 2 हम कहेंगे लिड हाइजीन का, कि जो एक्सुडेट बना है उसको क्लियर करेंगे, और यहाँ पे लिड पे जो भी क्रस्ट बने हैं मार्जिन पे और आईलैशेस पे ग्लूइंग हो रही थी जिसकी वजह से, वो सारी जो है सफाई करेंगे, लिड हाइजीन। देन तीसरा हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देने होंगे, ड्रॉप्स, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल हो गया, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये हम हर 2 घंटे के बाद देंगे पेशेंट को। हर 2 घंटे से 6 घंटे रोज़ाना उसको लगाने होंगे। ठीक है, सिवियरिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। टॉपिकली अब हम क्या देंगे उसको? टॉपिकल ड्रॉप्स के अलावा टॉपिकल एंटी ऑइंटमेंट भी देंगे, जैसे कि पोलीफैक्स जो आता है, कॉमन है बहुत। इसके अलावा टोब्रामाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये हम ऑइंटमेंट बेड टाइम पे देंगे। 60% जो केसेस होते हैं ना, वो हफ्ते के ही अंदर बिना ट्रीटमेंट के ही खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं है मेंशन, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये आगे जाके सुपरफिशियल केराटाइटिस भी करवा सकता है, कॉर्नियल मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर करवा सकता है, या क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट भी हमने देख लिया कि हमने इसकी क्लीनलीनेस करनी है सैलिन से या वार्म वाटर से, क्लीन वाटर से। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इस तरह के पेशेंट में आपने बैंडेज वगैरह का नहीं देना, प्रेफर नहीं करनी, क्योंकि उससे स्टेसिस होगी और सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो और ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, क्योंकि वार्मथ बन जाएगी ना और स्टेसिस होगी, इस वजह से बैंडेज वगैरह नहीं देनी। और अगर पेशेंट कहता है कि मुझे फोटोफोबिया है, तो हम उसको डार्क ग्लासेस दे सकते हैं या फिर आई शेड भी उसको दे सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस बहुत ज़रूरी होती है म्यूकोपेरुलेंट कंजक्टिवाइटिस में। हम पेशेंट को कहते हैं कि वो आइसोलेट कर ले अपने आप को, और बाकियों का जो है टॉवल ना यूज़ करे, या बाकी भी पेशेंट के टॉवल या उसकी चीज़ें ना यूज़ करें। और ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ होती है, इसलिए हमें पेशेंट की जो इन्फेक्टेड आई है उसको भी अवॉइड करना होगा कि उससे कांटेक्ट ना हो जाए। पेशेंट को अपने हाथों को भी बार बार वॉश करना होगा। ठीक है, ये इसकी प्रोफाइलैक्सिस है। दूसरा आता है हमारे पास बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में परुलेंट कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। अच्छा, अब ये परुलेंट जो कंजक्टिवाइटिस होती है, इसको अक्यूट ब्लिनोरिया भी कहते हैं। तो ये 2 फॉर्म्स में होता है। हमें पता है कि बेबीज़ में जो है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम होता है। ठीक है, आजकल ये रेयर है क्योंकि हम प्रोफाइलेक्टिक मेजर ही दे देते हैं ड्यूरिंग या बिफोर या आफ्टर इवन बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो इतना नहीं हो रहा। लेकिन इसके अलावा एडल्ट्स में जो इसकी फॉर्म होती है उसको हम अक्यूट परुलेंट कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब इसको अगर डिफाइन करें गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस को या परुलेंट कंजक्टिवाइटिस को, तो ये असल में हाइपर एक्यूट इन्फ्लामेशन है हमारी कंजक्टिवा की, जिसमें परुलेंट यानी पस वाला डिस्चार्ज होगा और वही रेडनेस ऑफ आई होगी। क्यों हो रहा है? ये असल में निजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसमें जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक होता है, वहाँ से ये स्प्रेड करता है। अब ये हमने कहा कि 2 एज ग्रुप में होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्फेंट्स में ये जो है मदर से डिलीवरी के दौरान जो है इन्फेक्ट कर देगा बच्चे को थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कनाल, और एडल्ट्स में ये जेनाइटेलिया के थ्रू स्प्रेड होता है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले सिम्टम्स, यानी पेशेंट्स को क्या होगा कि उसको हाइपर एक्यूट ऑनसेट हुआ होगा, एक्सट्रीमली प्रोफ्यूज थिक क्रीम किस्म का क्रीमी पस लीक हो रहा होगा उसकी आंख से। ठीक है, और ये हाइपर एक्यूट ऑनसेट का होगा, बहुत ही जल्दी अचानक से हुआ होगा और बहुत ही प्रोफ्यूज़ होगा। उसको बहुत ही ज़्यादा सिवियर किस्म की डिस्कम्फर्ट होगी। इसके साथ साथ उसको पेन होगा। पेन याद रखना है कि इसमें जो है ना, जब कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो उसको पेन होगा। ठीक है, अब साइंस जो हमें मिलेंगे, तो आईलिड्स जो है इस तरह के पेशेंट की, इस फिगर को भी आप साथ साथ देखते जाएं, तो पेशेंट्स की आईलिड एडिमेटस हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, और मुश्किल होगा कि हम उस कंजक्टिवा को जो है देख सकें। तो कंजक्टिवा देखना मुश्किल होगा क्योंकि इसकी एडिमा की वजह से आईलिड की। पेरी ऑक्यूलर एडिमा भी मिलेगा और टेंडरनेस भी मिल सकती है। ठीक है, पेरी ऑक्यूलर एडिमा और टेंडरनेस। डिस्चार्ज हमेशा याद रखिएगा, नाम भी बता रहा है कि इसमें परयुलेंट डिस्चार्ज होगा पेशेंट को, पस वाला। नंबर 4, इसमें देखिए हाइपरीमिया बहुत ज़्यादा हमें मिलेगी। ठीक है, और कंजक्टिवा जो है वो डीप रेड कलर की और वेलवेटी सी हमें नज़र आएगी। इसके अलावा कीमोसिस कंजक्टिवा की बहुत सीवियर होगी, विथ या विदाउट मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। कीमोसिस की मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, तो वो भी हमें मिल सकती है विथ या विदाउट मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। जब हम इस पेशेंट के प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स देखेंगे तो वो हमें उसमें लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, बहुत प्रोमिनेंट होगी, और सीवियर केसेस में ऐसा होता है। और लिम्फ नोड्स में भी सुपरेशन हो सकती है, यानी पस फॉर्मेशन। ठीक है, प्री ऑरिकुलर।
कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट जब हो जाएगी तो कॉर्नियल अल्सरेशन भी कॉमन है परुलेंट कंजक्टिवाइटिस में। तो इसकी अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है पेशेंट को आगे जाके, ठीक है, कॉर्निया अल्सरेट हो सकता है, आयराइटिस आयरिस की इन्फ्लामेशन, या आयरिडोसाइक्लाइटिस आयरिस की और यूविल ट्रैक की जो है वो इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो अब आपने इस तरह के पेशेंट को किस तरह डायग्नोस करना है, हम क्लिनिकल फीचर्स पे करेंगे, यानी कि उसको कोई जेनेटो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा, हम उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से डायग्नोसिस। दूसरा, हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, और कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी हम करते हैं। तो डायग्नोसिस आपको याद हो, उसके बाद ट्रीट कैसे करना है इस तरह के पेशेंट को, हम इसको हॉस्पिटलाइज कर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, परुलेंट कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट्स को, और हम उसका कंजक्टाइवल स्मीयर लेंगे स्टेनिंग के लिए, कल्चर के लिए और सेंसिटिविटी के लिए, कंजक्टाइवा से स्मीयर लेंगे। इरिगेशन ऑफ आई क्यों करेंगे, ताकि उसके पस जो है जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको सारा रिमूव करें, उसको इरीगेट करेंगे। एंटीबायोटिक्स में 2 तरह के देंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देंगे जो कि सुबह के टाइम पे हम देंगे, और ऑइंटमेंट जो है याद रखिएगा हमेशा बेड टाइम पे दी जाती है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक हम ओरली भी दे सकते हैं या उसको इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि वो एडमिट भी है तो इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और इसके अलावा टॉपिकल एट्रोपिन ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जब कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाती है उस केसेस में हम एट्रोपिन के भी टॉपिकल ड्रॉप्स देते हैं। ट्रीटमेंट में बार बार हमने उसके कंजक्टाइवल सैक को जो है वार्म सेलिन के साथ वॉश करना होगा फ्रीक्वेंटली। कॉर्निया अगर इन्वॉल्व हो गया या साथ में आयराइटिस भी हो गया तो हम टॉपिकल एट्रोपिन देंगे। एक और इसमें नोट है कि इस तरह की जो डिजीज़ है परुलेंट कंजक्टिवाइटिस में, स्पेशली एडल्ट वाली जो है गोनोकोकल, तो उसमें हम सेक्सुअल पार्टनर को भी अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए भी इवेल्युएट करेंगे, और दोनों को जो है ना हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरी टाइप की बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो कि है मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। तो ये अक्यूट इन्फ्लामेशन होती है कंजक्टाइवा की, जिसमें ना मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है कंजक्टाइवा के ऊपर, ठीक है। ये देखिए इस फिगर में भी दिखाया गया है कि इसमें मेम्ब्रेनस कंजक्टाइवा इन्फ्लामेटरी मेम्ब्रेन बन गई है। तो ये क्यों होती है, ये असल में कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, लेकिन आजकल ये बहुत रेयर है। तो इसमें पूरा कंजक्टाइवल सरफेस एक फिब्रिनस मेम्ब्रेन के साथ कवर हो जाता है। बाकी ऑर्गेनिज्म भी करवा सकते हैं जैसे गोनोकोकस, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये भी मतलब मेम्ब्रेन बना सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली जो सिक और मेल नरिश बच्चे होते हैं ना उनमें ये होता है। ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जिनकी इम्यूनाइजेशन नहीं हुई होती है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, या फिर मीज़ल्स के बाद स्कारलेट फीवर या इम्पेटिगो वाले जो केस होते हैं उनमें बच्चों को होता है। अब इसकी पैथोलॉजी इस तरह है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंट इन्फ्लामेशन हो जाती है कंजक्टाइवा की, और एसोसिएटेड डिपोजिशन हो जाएगी इस फिब्रिनस एक्सुडेट की सरफेस पे भी एज वेल एज सब्सटेंस ऑफ द कंजक्टाइवा पे, जिसके नतीजे में मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। फिब्रिनस एक्सुडेट की वजह से ये मेम्ब्रेन बनी है। तो दूसरा पैथोलॉजी में है कि हम रिमूवल इस मेम्ब्रेन का बहुत मुश्किल होता है, और ये एपिथेलियम की टीयरिंग भी करवा सकती है और ब्लीडिंग। तो इसमें हमें पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं, सिम्टम्स में यही होगा कि उसकी आंखें जो है वो स्वॉलन होंगी, लिड्स जो है ना लिड्स उनकी स्वेलिंग हो जाएगी सीरस या म्यूकोपैरुलेंट डिस्चार्ज के साथ, और साइंस यही होंगे कि उसकी लिड्स स्वॉलन हैं, टेंस हैं, टेंडर मिलेंगे हमें इम्पेयर्ड मोबिलिटी के साथ। जब हम उसकी लिड्स को इस तरह से इवर्ट करेंगे तो हमें वाइट मेम्ब्रेन नज़र आएगी जो कि पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा को कवर करेगी, और जब हम इसको पील करेंगे तो माइल्ड वाले केसेस में ये आसानी से जो है जल्दी से पील ऑफ हो जाएगी। सिवियर केसेस में ये मेम्ब्रेन जो है इजीली पील नहीं हो पाएगी, और जो नीचे वाला सरफेस है उसमें ब्लीडिंग होगी। इसके साथ साथ पेशेंट में हमें उसके प्री जो ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं ना वो हमें इनलार्ज और टेंडर मिलेंगे, या इवन उसमें सुपरेशन भी हो सकती है। और इसके साथ साथ पेशेंट का गला भी खराब हो सकता है, या उसको बुखार भी हो सकता है इस डिजीज़ में, मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में। ये जो वाइटिश मेम्ब्रेन हमें नज़र आ रही है ये पाल्पेब्रल पे नज़र आएगी और फॉर्निक्स पे, लेकिन ये बल्बर कंजक्टिवा पे नहीं होगी। डिस्चार्ज इसमें सीरस ही होता है, और जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें हम इस मेम्ब्रेन को क्योंकि निकाल रहे हैं तो पीछे टीयरिंग हो रही है एपिथेलियम की, तो इसलिए इसको हम ट्रू मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो नॉन डिप्थेरिक मेम्ब्रेन होती हैं तो उनमें वो अडेरेंट होती है इन्फ्लेम्ड कंजक्टाइवल एपिथेलियम के साथ, तो आसानी से वो निकल आती हैं और पीछे टीयरिंग भी नहीं होती, ब्लीडिंग भी नहीं होती, तो उनको हम सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस को डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट को बैक्टीरियोलॉजिक एग्जामिनेशन कर इसके थ्रू और कल्चर करेंगे हम कंजक्टाइवल स्वैब की मदद से, तो इससे कंफर्म करेंगे। इसमें पेशेंट्स को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आगे जाके, उसकी अगर कॉर्निया की बात करें तो उसमें कॉर्नियल अल्सरेशंस हो सकती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, और आयराइटिस भी जो है वो ऑफन प्रेजेंट होता है इस वजह से।
कंजक्टाइवा की बात करें तो उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन होंगी कि सिकेट्राइजेशन ऑफ द कंजक्टाइवा हो सकती है, या स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, या जो कि ज़ीरोफ्थेल्मिया कॉज करवा सकता है, ठीक है, ड्राई आइज़ वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा सिम्बलेफेरॉन हो सकता है, जो कि जब अडेशंस बन जाती है ना इस पाल्पेब्रल और बल्बल कंजक्टाइवा की वजह से, उसको सिम्बलेफेरॉन कहते हैं। इसके अलावा एनकाइलोब्लेफेरॉन हो सकता है, एंट्रोपियन हो सकता है, ट्राइकियासिस हो सकता है, ये भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। एंकाइलोब्लेफेरॉन यानी कि ये आईलिड्स जो है ना, स्किन जो है ना, ये आपस में जो है स्किन की ही मदद से यहाँ पे भी स्किन बन जाओ, ये आंखें चिपक जाएं आपस में, इसको कहते हैं एंकाइलोब्लेफेरॉन, जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, स्किन ही है। सीलियरी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि ना अकोमोडेशन की पैरालिसिस हो सकती है, क्योंकि इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो पेशेंट की अकोमोडेशन की जो है ना वो लॉस हो जाएगी, कैपेबिलिटी। अब हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे इस तरह के पेशेंट्स को, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्लिनिकल फीचर्स पे भी एक तो करेंगे, दूसरा हम लैब में मैंने बताया कि स्टेनिंग और कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है? सूडो मेम्ब्रेन इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है, जो हमने पढ़ा है कि गोनोकोकस या स्टेफिलोकोकस या न्यूमोकोकस की वजह से होता है, या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, उन बच्चों में जिनकी इम्यूनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। उसके साथ साथ उनको मीजल्स वगैरह होते हैं, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा। तो हमने कहा कि सूडो मेम्ब्रेन में क्या होता है कि वो इजीली ही निकल आती है बाहर, पीछे अंडरलाइंग एपिथेलियम बिल्कुल इंटैक्ट होती है, उसको कुछ भी नहीं होता। लास्ट, अब इसकी ट्रीटमेंट हमें पता होनी चाहिए, मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस को हम कैसे ट्रीट करेंगे। हर वो केस जिसमें मेम्ब्रेन्स बन गई हों तो उनको हमें जो है ना डिप्थेरिया की तरह ही ट्रीट करना होगा, ठीक है, डिप्थेरिया की तरह, जब तक कि उसके कंजक्टाइवल और थ्रोट के स्वैब नेगेटिव नहीं आ जाते, तो हमने उसको डिप्थेरिया वाला ही ट्रीटमेंट देना है। अच्छा, इरिगेशन ऑफ द आई ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इसके जो है ना डिस्चार्ज को रिमूव करने के लिए इरिगेट करेंगे हम। दूसरा, हम ना इसमें इस मेम्ब्रेन को पील करने के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 जो है, इसमें हम एंटीटॉक्सिन देते हैं, जो कि है एंटी डिप्थेरिक सीरम, ठीक है, ये एंटीटॉक्सिन है 4 से लेके 10,000 यूनिट्स। तो इसका इंजेक्शन जो है हम हर 12 घंटे के बाद रिपीट करते हैं, और ये इसकी टॉपिकली ही एप्लीकेशन की जाती है ऊपर से। इसके अलावा हम पेशेंट को जो है हम टॉपिकल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में, लोकल और जनरल एंटीबायोटिक, ठीक है, पेनिसिलिन वगैरह या कोई और सूटेबल एंटीबायोटिक। और हम आई को प्रोटेक्ट करने का भी कहेंगे फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी दूसरी आई को वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का भी कहेंगे। इसकी भी प्रोफाइलिसिस यही है कि हम आइसोलेशन का कहेंगे पेशेंट को, कि वो आइसोलेटेड रहे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो ये क्या होता है? अक्यूट इन्फ्लामेशन होती है कंजक्टिवा की, जिसमें वाटरी डिस्चार्ज होगा और रेडनेस ऑफ द आई मिलती है, ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज के साथ रेडनेस ऑफ द आई। तो कॉमन कौन से जो वायरसेस कंजक्टिवाइटिस करवाएंगे? एडिनो वायरस जो हमारा डीएनए वायरस होता है, पिकोर्ना वायरस ये आरएनए वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स से भी वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, मीजल्स वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस और मोलस्कम कंटेजियोजम वायरस जो कि डीएनए वायरस है। तो सबसे पहले एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो ये असल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ही होता है, बहुत ही कॉमन कॉज है ये वायरल कंजक्टिवाइटिस का। तकरीबन 40 सीरोटाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। अब इसको हमने ना सब डिवाइड किया है डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स के अंदर, ए से लेके एफ तक। किससे क्यों डिवाइड किया है? इनके जेनेटिक सीक्वेंसिंग की बेसिस पे। अब इसमें ना 2 क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस की। एक होता है एपिडेमिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस, दूसरा फेरिंजो कंजक्टाइवल फीवर। तो सबसे पहले एपिडेमिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस को हम डिटेल में देखें तो एपिडेमिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस एक अक्यूट ही लेकिन फॉलिक्यूलर इन्फ्लामेशन होती है, जो कि ज़्यादातर हमारी सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है। यानी पेशेंट को इसमें फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा अक्यूटली, और उसमें उसको साथ साथ उसको सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस भी होगा। ये असल में कॉर्निया की ही इन्फ्लामेशन होती है बहुत सी रीजंस की वजह से, जिसमें हमें छोटे छोटे से फाइन पंक्टेड कॉर्नियल एपिथेलियल लॉस मिलेगा और डैमेज, जिसको कह सकते हैं कि छोटे छोटे सा डैमेज हुआ होगा, उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस। अब ये क्यों होता है EKC यानी एपिडेमिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस? ये एडिनो वायरस सीरोटाइप जो 8, 9 और 37 है, इनकी वजह से ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। और ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 8 दिनों के अंदर हो जाता है। इसमें एपिडेमिक फॉर्म भी हुआ है। ये फॉलिकुलर ही कंजक्टिवाइटिस की एक टाइप है, ठीक हो गया, यानी इसमें फॉलिकल्स बन जाएंगे। और हम चैप्टर में शुरू में ही पढ़ के आए कि इन्फेंट्स में जो फॉलिकल्स हैं वो 3 महीनों की एज के बाद ही डेवलप होते हैं। अब इसकी ट्रांसमिशन जो है वो कांटेक्ट के थ्रू विद द ओक्यूलर सिक्रीशन,
ओक्यूलर सिक्रीशन ही एक दूसरे को अगर लगे तो उसके थ्रू ही ये ट्रांसमिट होता है। अब इस तरह के पेशेंट्स में जो सिम्टम्स होंगे क्लिनिकल फीचर्स में वो ये है कि उनको वाटरिंग होगी, रेडनेस, अचानक से अक्यूट ऑनसेट की वाटरिंग, रेडनेस, डिस्कम्फर्ट होगा और फोटोफोबिया होगा। ठीक है, दोनों आंखें उनकी 60% केसेस में दोनों ही अफेक्टेड होती हैं। अब साइंस हमें कौन से मिलेंगे, तो अब इन फिगर्स में देखें तो आईलिड्स जो है हमें एडिमेटिस मिलेंगी, आईलिड्स, ठीक है, और डिस्चार्ज जो है किस किस्म का होगा, वाटरी डिस्चार्ज। हाइपरीमिया जो है पूरे के पूरे कंजक्टिवा देखिए रेड हो गई है, हाइपरीमिया मिलेगी। अब सिवियर जो केसेस होते हैं उनमें हमें कीमोसिस भी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये कीमोसिस दिखाई गई है कंजक्टिवा की, जो कि एक्सुडेट की ही वजह से वह होती है। ठीक है, कंजक्टिवा में स्वेलिंग हो गई है। और सब कंजक्टिवल हमें हेमरेजेस भी मिल सकते हैं। यहाँ पे भी देखें हाइपरीमिया एंड कीमोसिस दिखाया गया है और ये देखिए तो छोटे छोटे से फॉलिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये हाइपरीमिया और कीमोसिस हो गई है। यहाँ पे भी ये फॉलिकल्स विजिबल हैं और कंजक्टिवा में हमें सब कंजक्टिवल हेमरेज भी मिल सकती है। सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन इस कंडीशन में होती है, ठीक है, एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस में। अब ये जो फॉलिकल्स हैं ना, ये तकरीबन कुछ ही दिनों में टार्सल के अंदर जो है वो डेवलप करेंगे और फोर्निसियल कंजक्टिवा के अंदर। कैराटाइटिस की बात करें तो 80% ऑफ द केसेस में पेशेंट को कैराटाइटिस भी होता है, जो कि 10 दिनों के अंदर आफ्टर द इन्फेक्शन हो जाता है, डिफ्यूज एपिथेलियल कैराटाइटिस। ठीक है, कॉर्निया की जो है वो इन्फ्लामेशन। अब ये EKC जो है ना, ये खुद ही रिजॉल्व कर जाता है 2 हफ्तों के अंदर, या फिर इसके बाद जो है इसमें डिस्क्रीट सब एपिथेलियल ओपेसिटीज़ भी बन सकती हैं, क्योंकि एडिनोवायरस के खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ है ना, उसकी वजह से जो है ना हमें सब एपिथेलियल ओपेसिटीज़ भी इसमें मिल सकती हैं, पेशेंट को हो जाएंगी। या तो ये खुद ही जो है 2 हफ्तों में रिजॉल्व हो जाएगा, यानी ये तो खुद ही तो रिजॉल्व होगा 2 हफ्तों के अंदर स्पॉन्टेनियसली। उसके बाद हमें इसमें ना ओपेसिटीज़ मिलती हैं, सब एपिथेलियल डिस्क्रीट ओपेसिटीज़, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से बनी है। अब ये जो सब एपिथेलियल जो ओपेसिटीज़ बनेंगी ना, जिनको हम कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स भी कहते हैं, तो ये कुछ महीनों से लेकर सालों तक जो है परसिस्ट करेंगे आंखों में, कॉर्निया में। ठीक है, इसके अलावा इस तरह के EKC के पेशेंट्स के जो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होंगे वो भी इनलार्ज हमें मिलेंगे और सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज होंगे। अब हमने डायग्नोसिस कैसे करनी है EKC की, एक तो हम क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू जो है, जो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए, उसके बेसिस पे हमने इसको डायग्नोस करना है। ठीक है, क्लिनिकली इसको देख के। दूसरा जो है हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। अगर ये इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर अननेसेसरी होती है, लेकिन जब फेलियर हो जाए ना रेजोल्यूशन का, पेशेंट अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा, तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें हम जिम्सा स्टेन करते हैं। तो इसमें हमें ना प्रीडोमिनेंटली मोनोन्यूक्लियर सेल्स मिलेंगे जिम्सा स्टेन पे। इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट जब हम करेंगे तो इस डिज़ीज़ में हमें वायरल एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए इन्हीं कंजक्टिवल सिक्रीशन के अंदर अगर वायरल एंटीजन मिलता है तो हमें कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा हम PCR जो है ना, बहुत ही सेंसिटिव मेथड होता है वायरस के DNA को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये एडिनो वायरस DNA वायरस है ना, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम PCR करेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन के राइजिंग टाइटर जो है एंटीबॉडीज़ का, वो भी हम ब्लड में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ केयर इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट जो है, ये तकरीबन 10 मिनट लेगा और हमें एडिनो वायरल एंटीजन जो है टीयर्स के अंदर वो डिटेक्ट करके बता देगा। और इस टेस्ट की जो है ना सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत एक्सीलेंट है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी की। तो ये हो गए इसके डायग्नोसिस। अब इस तरह के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे, एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस वालों को, जो कि एडिनो वायरस की वजह से हो रही है। तो इसको हमने कहा कि 1 से 2 हफ्तों में खुद ही स्पॉन्टेनियसली ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट जो है ना, ज़्यादातर हम सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, यानी डिस्चार्ज जो हो रहा है और हाइपरीमिया वगैरह हो गई है, डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है, वाटरिंग, रेडनेस, फोटोफोबिया, ठीक है, उनके लिए सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट देंगे और सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो सूदिंग इफेक्ट के लिए याद रखिएगा, हम पेशेंट को कोल्ड वाटर की एप्लीकेशन का कहेंगे। इस कंडीशन में एंटीवायरल इफेक्टिव नहीं होते, ये याद रखिएगा। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की बात करें, ये हम ना सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए हम उनको टॉपिकली एंटीबायोटिक देंगे। और टॉपिकल स्टीरॉइड्स हम दे सकते हैं डाइल्यूट कंसनट्रेशन के अंदर, ताकि उनको जो है सिम्टमेटिक रिलीफ मिले। जब उनकी आई जो है अनकंफर्टेबल है आँख में उनको, या उनकी विजुअल एक्विटी में मसला हो रहा है, या उनको ये सब एपिथेलियल कॉर्नियल ओपेसिटीज़ बन गई हैं, तो उसके लिए हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में। दैट्स इट, ये हो गया एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जो कि पहला वायरल कंजक्टिवाइटिस एडिनो वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी तरह से याद रखिएगा कि एडिनो वायरस का सीरो टाइप था 8, 19 और 37। 8, 19, 37। अब आ जाते हैं अगले टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस पे, जो कि है फेरिंजो
कंजक्टिवाइटल फीवर, फेरेंजो कंजक्टिवाइटल फीवर क्या होता है? ये असल में अक्यूट फॉलिकुलर ही कंजक्टिवाइटिस है, जिसमें फीवर भी होगा और फेरेंजाइटिस होगा। वो क्या था? EKC हमारे पास अक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस ही था, लेकिन साथ में सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस हो रहा था। तो यहाँ पे बस फीवर हो रहा है साथ में और फेरेंजाइटिस हो रहा है, यानी इस पेशेंट का गला भी ख़राब होगा, उसको बुखार भी होगा और उसमें उसमें अक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा। क्यों होता है? इसका कॉज आपको याद होना चाहिए, एडिनो वायरस ही है लेकिन सीरो टाइप डिफरेंट है। वहाँ पे था सीरो टाइप नंबर 8 1937, ये है 347, ठीक है। अब इसमें पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर वैसे ही हैं जो हम पढ़ के आए हैं EKC केरेटोकंजक्टिवाइटिस एपिडेमिक वाला। तो बस डिफरेंसेस ये है कि इसमें जो सिस्टमिक सिम्टम्स हैं उसमें पेशेंट का गला भी ख़राब होगा, यानी उसको फेरेंजाइटिस होगा, उसको सर में भी दर्द होगा और उसको बुखार भी होगा। तो फीवर 101 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट जितना हो सकता है। कंजक्टिवा के जो साइंस हैं वो इसमें लेस सीवियर होंगे, याद रखिएगा, बनिस्बत एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस के यहाँ पे कम सीवियर हैं। और इसमें जो कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ 30% ऑफ द केसेस में होती है और इसकी ट्रांसमिशन रेस्पायरेटिव सिक्रीशन के थ्रू होती है। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। अब इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसकी भी डायग्नोसिस वैसे ही है केरेटोकंजक्टिवाइटिस की जिस तरह कर रहे थे, ठीक है। ये सारे हम टेस्ट जो है इसको डायग्नोस करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वही एडिनो वायरस है, बस स्ट्रेन उसका डिफरेंट है। 347। अगला कंजक्टिवाइटिस है पिकोर्ना वायरस कंजक्टिवाइटिस। तो हमने कहा कि ये RNA वायरस होता है। अब ये क्यों हो रहा है पिकोर्ना वायरस कंजक्टिवाइटिस? ये असल में इंटेरोवायरस 70 की वजह से होता है। इंटेरोवायरस 70 जो कि पिकोर्ना वायरस ग्रुप का ही एक मेंबर है, ठीक है, इंटेरोवायरस 70। इसका 1 से 2 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस वायरस का, और ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है, लेकिन ये भी खुद ही 1 से 2 हफ्तों में सही हो जाती है, लेकिन कंटेजियस बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है। तो इसमें टिपिकली जो फीचर्स हैं क्लिनिकल, वो उन लोगों को अफेक्ट करते हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक लेवल लो होता है, स्टेटस, ठीक है, और वो क्राउडेड जगहों पे रहते हैं, पुअर हैंड वॉशिंग उनकी होती है प्रैक्टिसेस, तो उनमें ये इन्फेक्शन पिकोर्ना वायरस कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा है। एग्जामिनेशन पे हमें ना जो अच्छा क्लिनिकल फीचर में इस तरह के पेशेंट को ना दोनों आंखों में रेड आइज़ होंगी और वाटरी डिस्चार्ज भी दोनों आंखों का होगा। एग्जामिनेशन पे हमें उनकी आईलिड्स फॉलन मिल सकती हैं, सूजी हुई आंखें होंगी, उनमें से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, सब कंजक्टिवल हेमरेज होगा, कीमोसिस जो मैंने आपको दिखाई वो भी हमें पाल्पेब्रल पार्ट में मिल सकती है कुछ डेज़ के अंदर, और कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट पंक्टेड केराटाइटिस के साथ हो सकती है। याद रखिएगा कि इसमें सब कंजक्टिवल हेमरेज हमें मिल रही है एग्जामिनेशन पे, ठीक है। और हमने कहा कि कीमोसिस वगैरह भी हो रही है और कॉर्निया में हमें पंक्टेड केराटाइटिस। डिस्चार्ज तो वही होगा वाटरी, और आईलिड्स स्वॉलन है, देखा आईलिड्स भी सूजी हुई है, लेकिन हेमरेज याद रखिएगा। तो इस तरह के पेशेंट को भी हम क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से डायग्नोस करते हैं, और उनका जो है ना एंटीबॉडीज़ का टाइटर देखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो बढ़ जाएगा, IgM और IgG उनके ब्लड में। तो इस तरह के पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, बस कोल्ड वाटर अप्लाई करने के लिए देंगे ताकि सूदिंग इफेक्ट हो। एंटीवायरल इफेक्टिव वही नहीं होंगे। एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, क्योंकि एंटीवायरल तो इफेक्टिव नहीं है, और बाकी स्टीरॉयड वही डाइल्यूट फॉर्म में ही देंगे ताकि सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले। दैट्स इट। अगला टॉपिक है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस। अब इसका कॉज क्या है कि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होगा। ये भी फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस की ही एक टाइप है, ठीक है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, जिसमें हमेशा यानी ये हमेशा असल में अकम्पेनमेंट होता है प्राइमरी इन्फेक्शन की, ठीक है। प्राइमरी लेशन अगर कोई हुई है हर्पीस की, कोई वेसिकल फेस पे या लिड्स पे लेशन है, तो उसकी वजह से जो है ना ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। अब ये जो हर्पेटिक इन्फेक्शन है ये ज़्यादातर स्पेशली स्किन ऑफ द आईलिड्स को और फेस को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब प्राइमरी इन्फेक्शन स्मॉल चिल्ड्रंस में होता है, एडोलेसेंट्स में और यंग एडल्ट्स में। इसमें जो ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादातर लिड मार्जिन पे जब वेजिकल्स बन जाएंगे ना तो उसके बाद ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन कंजक्टिवल रिएक्शन अलोन जो है वो बिना स्किन इन्वॉल्वमेंट के भी हो सकता है, कंजक्टिवल रिएक्शन। तो इसमें याद रखिएगा कि क्लिनिकल फीचर में हमें पेशेंट की आई लिड्स पे जो है ना वेजिकल्स मिलेंगी, क्योंकि हर्पेटिक इन्फेक्शन है। उसकी कंजक्टिवा में हमें वाटरी सा डिस्चार्ज मिलेगा, यहाँ पे भी डिस्चार्ज वाटरी है। हाइपरीमिया मिलेगी, पूरी कंजक्टिवा रेड हो जाएगी। कीमोसिस और सूडो मेम्ब्रेन भी छोटे बच्चों में डेवलप हो सकती है, और उनके जो फॉलिकल्स होंगे ना पाल्पेब्रल फॉर्निकल कंजक्टिवा में, वहाँ पे छोटे छोटे से फॉलिकल्स बन जाएंगे। अब कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ये 2/3 ऑफ द केसेस में होती है। उनके कॉर्निया में पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस हो जाएगा, लेकिन उनको सब एपिथेलियल ओपेसिटीज डेवलप नहीं होंगी, ठीक है।
अब पंक्टेड जो लेशंस है ना, जो कॉर्निया में बन रही हैं, जो एपिथेलियम लॉस हो रही है, वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी, या फिर वो आगे जाके सुपरफिशियल स्ट्रोमल ओपेसिटीज़ करवा सकती है, या इवन वो आगे जाके डेंड्रिटिक फिगर्स भी बना सकती है, यानी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है कि आगे जाके डेंड्रिटिक केराटाइटिस भी करवा सकती है। इसके अलावा डेंड्राइट्स जो है वो हमेशा मल्टीपल होंगी बनस्पत सिंगल डेंड्राइट के, अकरिंग इन द रिकरेंट हर्पिटिक। ठीक है, रिकरेंट हर्पिटिक में जो है डेंड्राइट्स ज़्यादा हो जाएंगी, बनेंगी डेंड्राइट्स। तो कॉर्निया में हम पढ़ चुके हैं डेंड्राइट्स किस तरह की होती हैं। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि इसके क्लिनिकल फीचर्स में जो है ना, ये ज़्यादातर तो ये यूनिलेटरल होता है, 5 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो फॉर्म्स है ना, 2 फॉर्म्स होती हैं, टिपिकल फॉर्म और एटिपिकल फॉर्म। तो क्लिनिकल फीचर के हिसाब से जो टिपिकल फॉर्म है उसमें जो है पेशेंट को फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस तो होगा ही होगा, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक, फॉलिकल्स बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसको बाकी लेजन्स प्राइमरी इन्फेक्शन भी होगा, यानी वेजिकल्स उसके फेस पे और लिड्स पे वेजिकल्स होंगी। तो ये हो गई टिपिकल फॉर्म। जबकि एटिपिकल फॉर्म में क्या होगा कि उसके फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस तो होगा, लेकिन उसके फेस और आईलिड पे लेजन्स नहीं होंगी। और ये कंडीशन जो पीछे हम पढ़ के आए ना, EKC एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, उसको रिजेंबल करेगा। और इसी एटिपिकल ही फॉर्म में जो है ये वाली कंडीशंस होंगी, नॉन स्पेसिफिक, यानी हाइपरीमिया होगा, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ठीक है, फिर कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैंने आपको बता दिया। और प्री ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी भी इसमें हमेशा मिलती है हमें। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं हर्पेटिक सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस के। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स पे, और डिक्रीज्ड कॉर्नियल सेंसेशन पेशेंट को होगी उस हिसाब से। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट हम करते हैं ताकि हम वायरल एंटीजन को ना उसके एपिथेलियल सेल्स में डिटेक्ट कर सकें, तो हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। और सीरम में भी राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर चेक करके हम डायग्नोस करेंगे। ट्रीट कैसे करना है हमें हर्पेटिक कंजक्टिवाइटिस को, तो प्राइमरी जो हर्पेटिक इन्फेक्शन है वो खुद ही सही हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। उसमें हमें टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं, और वो रिकरेंस को जो है ना प्रिवेंट करती हैं। रिकरेंस को या सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। बाकी सपोर्टिव मेजर बिल्कुल EKC की ही तरह है एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस